मशरिक़ वस्ता में लगी आग दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है। ईरान ने इजरायली हमलों में अमेरिका को बराबर का शरीक करार दिया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि इजरायली हमले अमरीकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं थे। अमरीका को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमलों से इज़हार लाताल्लुक़ी उन्होंने कर दिया है और साथ ही साथ ईरान और इसराइल के दरमियान सालिसी की पेशकश भी की है और धमकी भी दी है कि ईरान ने अमरीका पर हमला किया तो ऐसा जवाब देंगे जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। और अब से चंद कुछ देर कबल जो है वो अमरीकी सदर के इस तरह के भी स्टेटमेंट है कि जनाब ये दोनों जो ममालिक हैं वो जल्दी मुज़ाकरात पर आ जाएंगे, इनके दरमियान डील तय पा जाएगी। तमाम तर सूरत हाल को हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कराची ब्रिगेडियर तारिक कादिर रिटायर्ड, जो कि दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि अब तक की जो मजमूई सूरत हाल देखी जा रही है उस पर आपका क्या व्यू है? दोनों फरीक़ैन ने अब तक अपने क्या अहदाफ हासिल किए हैं? सर बहुत शुक्रिया आपका इस बहुत ही अहम और बहुत ही क्रिटिकल इशू के ऊपर बात करने का। इमरान इस वक्त इसराइल ने जिस तरह अपने ग्राउंड सेटिंग की थी गाज़ा, फ़लस्तीन और उसके बाद सराउंडिंग के अंदर, उसका जो एक नेचुरल आउटकम था उसका फ़ेज़ 2, और वो फ़ेज़ 2 था दोस्ती जो उसने बढ़ाई हुई थी अपने बाकी इलाके के लोगों के साथ, मुसलमान और गैर मुस्लिम सबके साथ। उसका जो फ़ेज़ 2 था वो था ईरान को ड्रैग करना इस ग्लोबल स्ट्रगल के अंदर। ठीक है, और यानी हिजबुल्लाह और हमास को कमज़ोर करने के बाद अल्टीमेट टारगेट जो है फिर ईरान ही, क्योंकि वो प्रॉक्सीज थी उनकी, उनको वहाँ पे उसने न्यूट्रलाइज करवाया रिजीम चेंज के ज़रिए, अपने फायर पावर के ज़रिए और पॉलिटिकल प्रेशर्स के ज़रिए। अब जो सेकंड फेज़ था वो था डायरेक्टली ईरान को ड्रैग करना इस लड़ाई के अंदर। और ये जो इसराइल है वो एक बैट के तौर पे सामने आ रहा है, एक ट्रंप के पत्ते के तौर पे आ रहा है, तो ताकि वो इसराइल की लड़ाई में, अभी आपने देखा है ये पिछले 24 घंटे के अंदर यूके जो कि पहले सारे कंसर्न शो कर रहे थे, लेकिन उनका शिप हॉर्मुज़ में दाखिल हुआ है और वॉरशिप है और वो पूरा लोडेड है, फुली लोडेड है। और वो एक तरह का आप तंग करने वाला, किसी को चौंच मारने वाला, अमेरिका कह रहा है कि जी हम इसमें डायरेक्टली शामिल नहीं हैं, तो आपने हमें टारगेट नहीं करना। हम हालांकि आसपास बैठे हुए हैं, आपने अगर इजराइल पे किया तो हम आपको रोकेंगे और आपके सारे मिसाइल को भी रोकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी कंट्राडिक्टरी डिप्लोमेसी भी चल रही है और मिलिट्री पावर का डिस्प्ले भी चल रहा है। अच्छा, इस पावर डिस्प्ले में जब इनिशियली हमने देखा जिस तरीके से एलिमिनेट किया ईरान की जो मिलिट्री लीडरशिप है, जो आप कह लें कि पासदारानी इनकलाब, उनकी स्पेस टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें, और वो इंसाइडर जॉब्स थी सारी, ड्रोन उससे। देन उसके बाद सेकंड फेज़ आता है मिसाइल्स वगैरह का। तो पहले तो उसके ऊपर ज़रा मैं जानना चाहूँगा कि ये इतना बड़ा नेटवर्क और इतना एक्टिव नेटवर्क है मोसाद का। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब से 1979 से रज़ा पहलवी का अहद ख़त्म होता है और आयतुल्लाह खुमैनी साहब तशरीफ़ लाते हैं और एक नया सिस्टम आता है, उससे पहले भी, क्योंकि ईरान, आपको याद है कि तेहरान जो है वो CIA लैंगले वर्जीनिया के बाद सबसे बड़ा जो हेडक्वार्टर है वो तेहरान में होता था। तेहरान में CIA हेडक्वार्टर का मतलब है कि मोसाद भी इतना ही पावरफुल था। तो 1940 से लेके 1979 तक जितनी इन्वेस्टमेंट हुई थी वो एक दिन में ज़ाया तो नहीं हुई, ख़त्म ज़रूर हुई है 79 के बाद, लेकिन वो ज़ाया नहीं हुई, रीइंफोर्स हुई है। ठीक है, और उसके बाद नए गैजेट्स के साथ और नए सिस्टम्स के साथ, तो मोसाद का इम्पैक्ट तो रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो रिवोल्यूशनरी जो फोर्सेस हैं, जो हमारी इस्लामिक और जो गार्ड्स हैं, इन्होंने अपने आप को पैराडाइम शिफ्ट के साथ कंसर्न शो नहीं किया कि हमारे अंदर कितने जो है ना वो बग्स बैठे हुए हैं, कितने मीर जाफ़र बैठे हुए हैं, और उन चीज़ों को उन्होंने मेरे अपने ख्याल में इतनी प्रायोरिटी नहीं दी थी। उन्होंने कहा जी हम
मजहबी सोच और मजहबी अफकार की वजह से इतना अच्छा हमारा इम्पैक्ट हो जाएगा कि हमारे खिलाफ कोई बोलने वाला। तो ये उनके अपने जो मीर जाफर मीर सादिक जो मौजूद थे, ये सब ये इनिशियल पार्ट में उन्होंने प्ले किया है। लेकिन ईरान की जो लीडरशिप है ये 5, 10, 15 बंदों के शहीद होने से ख़त्म नहीं होती। एक बड़ी हिरार्की है वहाँ पर जिस तरीके से, और ये जो इनकलाब का जो असर है और जो हुकूमत का असर है और ये पूरा एक सिस्टम जो है, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, उसके अंदर इतनी ताकत है, इतनी उसके अंदर रेजिलियंस और पावर है कि एब्जॉर्ब करना, इस तरह के झटके को एब्जॉर्ब करना, सहना, बर्दाश्त करना और उसके बाद सोच समझ के रिटेलिएट करना। मैं आ जाता हूं साहब, वो रिटेलिएट जिस तरीके से किया, क्योंकि इनिशियली एक पूरी दुनिया में इसी तरीके की एक हाइप क्रिएट हो गई थी कि जनाब बस हो गया, बस इसके बिल्कुल अब कुछ नहीं है। लेकिन उसके बाद जो रिटेलिएट किया और एक तरफ दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और वॉरफेयर और सारी चीज़ें जो इजरायली इक्विप्ड, और दूसरी तरफ हम देखें क्योंकि इनिशियली जो ईरान के ड्रोन्स थे वो जॉर्डन के अंदर उनको इंटरसेप्ट किया गया, लेकिन अब जब ईरान के मिसाइल्स थे वो जब निकलते हैं ईरान से, ना साइप्रस में उनको इंटरसेप्ट किया गया जहाँ पर यूएस का बेस है, ना इराक में, जहाँ साइप्रस में तो यूके का है, खैर ब्रिटिश है, फिर इराक में यूएस का है, इसके अलावा जॉर्डन, सीरिया, ये सब के ऊपर से होते हुए फिर पहुँचते हैं जनाब इनकी एयर स्पेस में, और उनकी एयर स्पेस में भी जाके जो मल्टी लेयर जो ड्रोन और आपके आयरन डोम और बहुत सारी सिक्योरिटी उनको ख़त्म करते हुए जाके टारगेट पर, क्योंकि दुनिया ने इससे पहले कभी तेल अवीव के अंदर इस तरह के मनाजिर नहीं देखे थे। तो ये कितना बड़ा सरप्राइज था ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स। मेरे अपने ज़ाती, मैं आपको सही बताऊं, ये लोग उसको सरप्राइज समझते होंगे, लेकिन मेरे अपने ख्याल में ये एक विलफुल ट्रैप है ईरानियंस के लिए। विलफुल ट्रैप है ये वेस्ट का, यूएस और इजरायली फोर्सेस का, कि जी इनको आने दें, इनको लाने दें, ताकि एक तो इनको हम इनकी फायर पावर देख लेंगे, क्योंकि ईरान को पास जितने मिसाइल्स हैं वो 3000 साढ़े 3000 मिसाइल्स हैं, और उनमें तेल अवीव में पहुंचने वाली रेंज के भी हैं और छोटे भी हैं। तो एक तो उनको लेके आने का, दूसरा उसको लेके आने का मतलब है कमिट करवा रहे हैं आप उनको, आप अपनी कुंडी लगवा रहे हैं कि जी आप आ जाओ और लड़ाई में, ताकि हमें एक और रीज़न मिले आपको डाइल्यूट करने की, आपको तंग करने की और आपको परेशान करने की। अब एक है पॉलिटिकल लीडरशिप, इन्होंने कोशिश की कि जी हम उनको शहीद करें। मिलिट्री लीडरशिप, IRGC, उनका जो गार्ड्स हैं उनके लीडरशिप को, साइंसदानों को। उसके बाद फिर उनका था कि जी हमें प्रेशर करें ताकि लोग तंग आ जाएं और इनसे अलग हो जाएं। तीसरा उनका भी है कि इकोनॉमिक पावर, या जो उनके जो ऑयल डेपोज़ हैं और उनके जो एनर्जी सोर्सेज हैं, इनको करें। अब इनको काम करने के लिए इज़राइल को एक मॉरल या एक रीज़न चाहिए। अब वो रीज़न यही थी कि जो उनको आप तंग करें और वो आपके पीछे मिसाइल भेजें और रास्ते में आप सब लोगों को कहें कि जी 2-4 मिसाइल 10, 15, 20% तो आप रोक लें, सारों को मत रोकें। अच्छा, तो वो उन्होंने रुकवा लिया है। उनको पता है कि भाई ये आएंगे, वहाँ पे उन्होंने अपने सारी जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उनको शेल्टर के अंदर रखा हुआ है। अगले 3 महीने का राशन उन्होंने वहाँ पे रखा हुआ है, तेल अवीव और हैफा और हर जगह के ऊपर। तो मेरे अपने ख्याल में तो वो उनको ट्रेड इन कर रहे हैं कि आ जाएं, आए हमारे पास। नहीं तो ऐसे में एक नेशन भी तो देखी जाती है, ये दो कौमों के दरमियान जंग नहीं है। ईरान तो फिर भी कौम खड़ी है। आपने देखा कि उसके बाद जब पूरे ईरान में लोग जमा हो गए और अपनी हुकूमत के साथ, इस कॉज के साथ, लेकिन आप तेल अवीव का देखें, आप इजराइल में देखें, वहाँ पे लोग बंकर्स में जाकर छुपे। तो ये जैसे इंडिया पाकिस्तान के दरमियान हमने देखा था, वो चीज़ कहीं से नज़र नहीं आ रही है इसमें। इमरान, नहीं, मैं इसमें आपसे इख्तिलाफ करूँगा। इसराइली जो है ना, वो एज अ कौम फौज है सारी। अच्छा, 100%। वो तो वहाँ पे आप मैट्रिक के बाद अगले कॉलेज में दाखिला नहीं मिलेगा। फौज तो है, मैं नेशन की बात कर रहा हूँ। मैं नेशन की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने पूरी नेशन को फौज रेजिमेंटेड बना दिया हुआ है। अच्छा। कि आप बच्चा दाखिल होता है कॉलेज में और मैट्रिक के बाद अगर उसने कॉलेज में दाखिला लेना है तो उसने 3 महीने की फौजी ट्रेनिंग करनी है। कॉलेज से यूनिवर्सिटी में जाना है तो उसने 6 महीने की ट्रेनिंग करनी है। और उसके बाद अगर वो ग्रेजुएट होकर किसी सरकारी या गैर सरकारी नौकरी में जाना है तो उसने 2 साल से 3 साल की जो फौजी नौकरी है वो करनी है। तो
पूरी मिन हैसल कौम वो उन्होंने अपने आप को रेजिमेंटेड करके फ़ौजी टच तो दिया हुआ है। तो ये इस तरह के झटके, इस तरह के उनको महीना 2 महीना 3 महीना, और उनको पता है कि हम हर तरफ से मुसलमानों के दरमियान रह रहे हैं, तो मेंटली फ़िज़िकली वो तैयार हैं। हाँ, वो में बहुत सारे कमज़ोर दिल के लोग भी हैं जो कि घबरा के जलसे जुलूस में आ जाते हैं बाहर, लेकिन ये एक हमें क्रेडिट देना पड़ेगा इजराइल को कि वो इस चीज़ को सहने के लिए तैयार है। हाँ, अब जो असल मुकाबला है कि ये कितनी देर आप चलाते हैं इस काम को। ईरान की कोशिश होगी कि इसको हम प्रोलॉन्ग करें, क्योंकि ईरान में पुराने हिस्ट्री से, फारिस के ज़माने से लेके उनकी ये है कि ये ईरान रूस की तरह, जैसे वो कहते हैं ना कि जी कोल्ड बियर, वो तो जो रूस की तरह, रूस में भी कोई जंग वाला आता था तो वो चलते 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 मॉस्को तक पहुँचते पहुँचते वैसे ही थक जाता था। तो ईरान भी इसी तरह करता था कि जी इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी उनकी सल्तनत होती थी, तो एब्जॉर्ब करते थे, आने देते थे और फिर उनको चपेट लेते थे। अब इज़राइल का फायर पावर और जो हमारा ईरान का फायर पावर, इनका मुकाबला है, लेकिन साथ साथ पॉलिटिकल और मिलिट्री माइंडसेट का भी है कि जी आपने यूके, फ्रांस और अमेरिका, उन्होंने सब ने छातियाँ खोल के साथ खड़े हुए हैं कि जी हम आपके साथ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप करेंगे तो उनके साथ करेंगे, आपको तंग भी कर रहे हैं और आपको उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, आपको वो गुस्सा दिला रहे हैं कि आप मारो हमें, हमारे सामने वाले बंदे को मारो, हमारे करीब वाले बेस के ऊपर मारो, हमारे जहाज़ को मारो। तो जिस दिन वो करेंगे ये सारे इकट्ठे होके, वो जहाँ पे सिर्फ इजराइल आ रहा है तो वहाँ पे वो सारे इकट्ठे होके आ जाएंगे और ईरान को डीकैपेसिटेट करने की कोशिश करेंगे। तो क्या ये एक तीसरी आलमी जंग की कॉल होगी? ये एक उसका एपिसोड बनने की तो सलाहियत रखता है, लेकिन क्योंकि ये एक ईस्ट और वेस्ट का जो रिफ्ट है कि जी ईस्टर्न पावर्स विद जो वेस्टर्न पावर्स, अब वेस्ट तो मिलके आ रहा है, ईस्ट कितना मिल पाता है आपस में, ठीक है। वो अच्छा, अब है। वेस्ट क्यों मिल रहा है? एक सवाल यहां पर भी ये खड़ा होता है, एक ब्रेक की तरफ जाऊंगा, लेकिन उससे पहले सवाल मैं यकीनन आपकी तरफ रखूंगा कि इससे पहले जब बात की जा रही थी मौजूदा जो इस वक्त ईरान का रिजीम है और 2018 में कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, तो तब ये ऑलमोस्ट वो इस बात पे कन्विंस थे कि ये एटम बॉम्ब की तरफ नहीं जाएंगे, यूरेनियम की इन्रिचमेंट जो है वो इनके जो एनर्जी रिसोर्सेज और इन चीज़ों के लिए। नंबर 1। नंबर 2 कि जब आप देखते हैं कि सीरिया में रिजीम चेंज, इराक में रिजीम चेंज, और अब बात की जा रही है ईरान के अंदर रिजीम चेंज की, तो इस रिजीम चेंज को ब्रिक्स के हवाले से कितना इम्पॉर्टेंट कहा जा सकता है? क्योंकि वेस्ट यकीनन इस वक्त परेशान है और बिलखुसूस अमेरिका इस वक्त परेशान है ब्रिक्स से, और एक बड़ा पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट जो है वो साबित हो सकता है ईरान आगे चल के ब्रिक्स का।